आप कह लें कि उनके डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर जितने भी मामलात हैं जिनके अंदर उनको इग्नोर किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने जनाब, ठीक है जी। मैं इस प्रोग्राम की वसासत से जनाब जो है हमारे जो एंटी करप्शन के हायर एप्स पे जो बैठे हुए हैं डीजी साहब, उनको भी मैं पैगाम देना चाहूँगा कि एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं शेख दानियाल। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एपका एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के सदर चौधरी अबू हुरैरा। आइए इनसे जानते हैं इनकी एसोसिएशन का जो काम है वो क्या है और इन्होंने अपने मुलाजमीन के लिए अब तक क्या ऐसे काम किए हैं और मज़ीद इनका फ्यूचर में प्लान क्या है। आइए जानते हैं। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब पहले तो ये बताइएगा कि जो आपकी आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन है इसका काम क्या है, ये अपना किस तरह किरदार अदा करती है। सबसे पहले मैं दानिया साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आप मेरे ऑफिस आए इंटरव्यू के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान की वाहिद तंजीम है जो मुलाजमों की बेहतरी के लिए काम करती है, उनकी जायज़ कमाई में इजाफे के लिए काम करती है। ये पूरे पाकिस्तान की तंजीम है। जितने भी मुलाजम हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जिनके साथ ज़्यादती जो ऑफिसर के तरफ से होती है, एक चीज़, दूसरा उनकी प्रमोशन के मैटर्स, दूसरा उनके जो है आप कह लें कि उनके डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर जितने भी मामलात हैं जिनके अंदर उनको इग्नोर किया जाता है, उनके तमाम मामलात को हम इस प्लेटफॉर्म से जो है ना हल करते हैं। जैसे ये जो एपका है ये पाकिस्तान के कौन कौन से इदारों में इस वक्त अपना किरदार अदा कर रही है। एपका पाकिस्तान के जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं उन सब के अंदर अपना काम कर रही है। अच्छा, इसके साथ ये बताएंगे आपने जो मतलब इस एपका को कब ज्वाइन किया, सियासत में कदम रखने की वजह क्या थी और कब से आपने। बिल्कुल, मैं 2014 के अंदर मैंने एपका को ज्वाइन किया और सियासत में कदम रखने की भी वजह यही थी कि आला अफसरों की छोटे मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ियाँ, उनका रवैया और उनके किरदार के ख़िलाफ़ जो है ना मैंने ये कदम सियासत में रखा। अच्छा, 2014 में जब आप एपका में आपने शमूलियत की उस वक्त आपका क्या मतलब किस डेजिग्नेशन पर आप। मैंने सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट में जो इलेक्शन था वो जनरल सेक्रेटरी की सीट पर मैंने विन किया था। उसके बाद फिर मैंने प्रेसिडेंट की सीट पर विन किया। उसके बाद फिर मैं लाहौर डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी में रहा हूँ 2 साल, ठीक है जी। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है मैं मिली लेबर फेडरेशन पाकिस्तान का वस्ती पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बना। फिर इंटरनेशनल शिकागो लेबर एसोसिएशन का मैं मेंबर बना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं अल्लाह का शुक्र है फिर जो है ना मैं जितनी भी जो लेबर तंजीमें थी उन सब के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो है ना वो नॉमिनेशन हुई। आपको आज एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब एपका का सदर बनने के बाद आप मुझे ये बताएं इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किन की हासिल रही है। जाहिर सी बात है जो यहाँ पे मेरे मुलाजम भाई है इनकी सपोर्ट के साथ ही मैं आज तक जो है जितनी भी मैंने सियासी लेवल के ऊपर मैं आया हूँ, मैं इनकी तावन की वजह से ही आया हूँ। अच्छा, आपने अपनी एसोसिएशन में प्रेसिडेंट बनने के बाद से लेकर अब तक क्या ऐसे काम जो हैं सर अंजाम दिए हैं, ज़रा उनके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें। हाँ, सबसे पहले तो जो है ना यहाँ पे जो है ना मुलाजम को बड़ा दबा के रखा गया था, ठीक है जी। उसके ऊपर हमने अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अफसरों के साथ मिलके, अपने डीजी साहब के साथ, सेक्रेटरी साहब के साथ मिलकर, मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर इनका वो प्रेशर कम करवाया, इनकी डीपीसी को मैनेज करवाया, इनकी सैनिटरी लिस्टों को मैनेज करवाया। उसके बाद हमने ओवरऑल आपको पता होगा कि हमारी तंजीम ने क्लर्क का कहाँ पे 7वां स्केल था, 7 में से 9वां, 9 में से 11वां, अब अल्हम्दुलिल्लाह 14वां स्केल है। इसी तरह हमारे जो इंस्पेक्टर साहिबान थे वो पहले 12वें में थे, 14वें में थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका 16वां स्केल हुआ, ठीक है जी। ये हमारी जो ये तंजीम ही की बदौलत ये सारे मामला जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील तक पहुँचे। तो सर क्या कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि छोटे मुलाजमीन अफसरान जो हैं उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ करते थे, ऐसे कौन से मसाइल हैं जो छोटे मुलाजमीन को दरपेश थे। दरपेश अक्सर किसी मुलाजिम को छुट्टी चाहिए होती है, उसके अंदर वो हडल्स पैदा करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद किसी का कोई डीपीसी का मसला होता है, उसके मामलात होते हैं, स्टूडेंट लिस्ट का मसला होता है, वो होते हैं, ठीक है जी। और पसंद और नापसंद के मामलात होते हैं, ठीक है जी। उन सबको हम जो है ना कोशिश करते हैं कि मैनेज करके सबका जो है ना उसको बराबर लेकर जो है ना वो चले। आजकल आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन एंटी करप्शन जो है हरकत में आया हुआ है और रोज़ बरोज़ किसी ना किसी एक्साइज एंड टैक्सेशन के मुलाजम या अफसर को जो है वो निशाना बना के
गिरफ्तार कर रहे हैं या FIR में इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जनाब। ठीक है जी, मैं इस प्रोग्राम की वसासत से जनाब जो है हमारे जो एंटी करप्शन के हायर एप्स पे जो बैठे हुए हैं DG साहब, उनको भी मैं पैगाम देना चाहूँगा कि एंटी करप्शन जो है ना, वो उनका जो मेन रोल है वो है किसी सरकारी रेवेन्यू के अंदर जो है ना, वो उसके अंदर जो है उसको होने वाली खुर्द बुर्द को जो है ना वो देखा जाए। ठीक है जी, डिपार्टमेंट के लिहाज से मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, और उनका काम है कि अगर खजारी जो सरकारी ख़जाने को नुकसान हुआ तो उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लें। ठीक है, अब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के भी कानून बना हुआ है, ये इसका भी कोई एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, इसके भी प्रॉपर एक कानून पास हुआ है। अब जो मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपने पार्ट के ऊपर अगर वो गलत है तो उसको कैंसिल कर सकती है, उसको जिसने सबमिट करवाया उसके ऊपर FIR लॉन्च करवा सकती है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स को चेक करना फेक है या नहीं फेक, वो गलत है या दुरुस्त है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का काम है, वो एंटी करप्शन का काम नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है जी, जहाँ पे कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, रेवेन्यू की इन्वॉल्वमेंट है, वो डायरेक्टली एंटी करप्शन उसके अंदर ज़रूर इन्वॉल्व हो। बाकी जो मामला है काइंडली इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि अगर कोई इनके पास ऐसी कोई आती है तो वो डिपार्टमेंट को भेजे, डिपार्टमेंट उसके ऊपर अपनी इंक्वायरी करे। अगर उसके अंदर हमारा कोई मुलाजम या कोई अहलकार को गिल्टी साबित होता है तो उसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा जो साहब, एक्साइज एंड टैक्सेशन में भी एक डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर ऑडिट एंड एनफोर्समेंट विंग का, तो वो भी तो उनके पास भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ जो हैं मुलाजमीन की पेंडिंग है या चलती आ रही हैं, अरसा दराज से कुछ इंक्वायरीज चल रही हैं, उस हवाले से बताएं क्या उसके बाद भी मतलब एंटी करप्शन को हरकत में नहीं आना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक E&A का रोल है वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, वो हर ज़िले के अंदर हर ब्रांच के अंदर अपना ऑडिट करते हैं, ऑडिट की रिपोर्ट हायर एप्स को भेजते हैं, उसके अंदर जो गिल्टी होता है उसकी बाकायदा इंक्वायरी होती है, चार्जशीट होता है, उसको सज़ा जज़ा दी जाती है। ठीक है जी, वो प्रॉपर एक हमारा जो विंग बना हुआ है वो अपनी वर्किंग, उसका काम ही है ऑडिट करना और वो अपना ऑडिट करते हैं। अच्छा, जो दिन ब दिन एंटी करप्शन हरकत में आ रहा है उसके हवाले से आपने कोई हाई अथॉरिटी से या कोई CM हाउस या किसी ऐसे इदारे से कॉन्टैक्ट किया जो इनको कहे कि जी आप अपने काम से काम रखें, या जिस तरह का आपने भी बताया कि ये डिपार्टमेंटल काम है, ये इंक्वायरीज डिपार्टमेंटल एंटी करप्शन का काम नहीं है करना, तो इस हवाले से ज़रा थोड़ा बताएं। किसी से आपने रब्ता किया अपनी एसोसिएशन की वसासत से या महकमाना तौर पर हाई अथॉरिटीज़ ने किसी से कहा हो? एक्चुअली ये मामले हाई लेवल के हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब के हैं, DG साहब के हैं, उनका काम बनता है कि वो इनके साथ रब्ता करें। ठीक है, एसोसिएशन तो तब इन्वॉल्व होगी जब हमें पता चलेगा कि हमारे किसी मुलाजिम के साथ कोई गलत, कोई मतलब कि किसी को नाजायज़ तंग किया जा रहा है, तो उसके अंदर हम ज़रूर इंशाल्लाह इन्वॉल्वमेंट करेंगे अपनी। अच्छा, जैसे अब एजेंट माफिया के हवाले से बताएं कि यहाँ पे एजेंट माफिया क्या किरदार अदा कर रहा है अपना, जिस तरह एजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइज के ख़ास तौर पे मोटर ब्रांच के मामलात में बहुत इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक एजेंटों का मामला है, एजेंट एक्चुअली कानून ने इन्हें जो है ना, जो है ये कानून से अपना बाकायदा एक ऑर्डर पास करवा के लेके आए हुए हैं। एजेंट माफिया को हम जो है ना किसी लिमिट तक उनको हमने रोका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका मोटर ब्रांच के अंदर कोई रोल नहीं है, वो बाहर जो बैठे हुए हैं उनको तो हम नहीं ना रोक सकते, जिनकी बाहर दुकानें हैं जो अपना काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर जो आते हैं हम उनके ऊपर कानूनी एक्शन लेते हैं, उनके ऊपर पर्चे भी करवाते हैं और उनको अंदर आने से रोकते भी हैं। इनको कैसे प्रॉपर रोका जा सकता है? देखें, इनको मतलब कि आप ये एक्साइज की बात कर रहे हैं, आप हर कोई भी डिपार्टमेंट, नादरा को देख लें, आप पासपोर्ट डिपार्टमेंट को देख लें, एजेंट माफिया जो है वो हर डिपार्टमेंट के बाहर वो काम कर रहा है। ठीक है जी, एजेंट माफिया की वजह से बहुत सारे ऐसे मुलाजमीन और अफसरान हैं जो इनके लिए ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब सिर्फ एक्साइज को ही फोकस ना किया जाए, आप किसी भी, आप वापटा को देख लें, वापटा के किसी SDO ऑफिस के बाहर आप जाके देख लें, वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। ठीक है जी, एजेंट माफिया जो है ये हर जगह के ऊपर मौजूद है, लेकिन हमने अपने पूरे जो हमारे जो SOPs हैं हमारे डिपार्टमेंट के अंदर, जो एजेंट का है कि वो आए, अथॉरिटी लेटर साथ लेकर आए, अपना कार्ड साथ लगाए, दैन वो आकर अपनी फाइल जमा करवाए। हमने उनका एक कानून बना दिया हुआ है, उनसे इनकम टैक्स जमा करवाया हुआ है, बाकायदा कोर्ट से वो अपने ऑर्डर लाए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जो बाकी जो है, जो मतलब कि जो आप कह लें कि एक शॉर्ट लफ्ज़ में जो फर्लू हजरात हैं उनको हम अंदर नहीं आने देते। अच्छा तो साहब, एक सेकंड लास्ट सवाल ये आपसे कि ये बताइएगा आपकी एसोसिएशन ने अब तक डिपार्टमेंट में और आपके जो यहाँ पे क्लरिकल स्टाफ में जो मुलाजमीन मौजूद हैं उनके लिए आपने क्या कुछ अपनी प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा सा हमें ज़रा गाइड करें?
प्रोग्रेस जो इनकी जो आप कह लें कि प्रमोशन के लिहाज से आप बात कर रही हैं, ओवरऑल बात कर रहे हैं? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हमें पता लगा था पीछे मतलब कुछ मेडिकल कैंप्स भी जी लगवाते जी जी जी, अच्छा। मैं उसके लिहाज से ये कि हमने यहाँ पे एक मेडिकल अपना जो है कैंप लगवाया, सबके ब्लड के जो थे वो एक लिस्ट बनाई। हमारे किसी भी मुलाजम भाई को ब्लड की ज़रूरत पेश आती है तो हम इंशाल्लाह उसको वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। उसके बाद हमने आई चेक कैंप जो है वो लगवाया फ्री में। वो यहाँ पे जो है वो अपने मुलाजमों को सहूलत दी कि वो फ्री में अपनी आंखें चेक करवाएं। उसके बाद अब हमने लेटेस्ट जो है हमने, क्योंकि हमारा सारा जो है डिपार्टमेंट वो आपको पता है आईटी से रिलेटेड है, सारा नेट के ऊपर काम होता है। हमने इनको फ्री जो है ना यूफोन की उनसे उनकी डिवाइस इन्हें जो है ना फ्री दिलवाएं। जी 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 बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जी एक्साइज की तारीख में पहली मरतबा खातून डायरेक्टर जनरल तैनात हुई हैं, तो उनकी प्रोग्रेस कैसी है और वो किस तरह का काम कर रही हैं? क्या ये एक्साइज के लिए एक बेहतरीन गवर्नमेंट का कदम था? तो ये ज़रा बताइए। ये हमारे लिए भी जनाब एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए भी सरप्राइज़ है और हमें इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये फ़र्स्ट लेडी है डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब, ठीक है। हम भी इनसे बड़ी उम्मीदें लेकर बैठे हैं कि जो काम मर्द हजरात नहीं कर सकते वो हमें उम्मीद है कि वो एक जो है लेडी खातून ज़रूर करेगी, ठीक है जी। और इनकी प्रोग्रेस नज़र भी आ रही है। इन्होंने काफ़ी जो है ऐसे काम थे जो बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहे थे, उनको मैनेज किया। और वो कौन से जैसे स्मार्ट कार्ड का इशू था वो आप देखेंगे कि उसको काफ़ी हद तक उसे जो है ना वो स्ट्रीमलाइन किया गया। उसके बाद हमारे डीपीसी के मसले थे, उसको भी इन्होंने जो है वो कहा जी वो आपकी डीपीसी जो है वो हर ज़िले लेवल पे होगी और इंशाल्लाह उसके अंदर कोई डिले वाला सीन नहीं होगा, ठीक है जी। और इस तरह हमें बड़ी इनसे उम्मीदें हैं और उम्मीद भी क्या करते हैं कि ये हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगी। बहुत शुक्रिया चौधरी अबू रहरा साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल, एक्साइज एंड टैक्सेशन की तारीख में पहली मरतबा खातून डायरेक्टर जनरल जहाँ तैनात हुई हैं और उसके बाद मुलाजमीन को एक बहुत सारी उनसे उम्मीदें हैं। सबसे बड़ा मसला एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक ये था कि यहाँ पे स्मार्ट कार्ड टाइम पर डिलीवर नहीं किया जाता था। जो भी सार्फिन आते थे उनको सबसे ज़्यादा इशू यही होता था, उनकी कंप्लेंट्स यही थी कि हमें स्मार्ट कार्ड नहीं दिया जाता। अब वो स्मार्ट कार्ड का मसला हल हो गया और टाइम पर लोगों को जो है वो स्मार्ट कार्ड मिलना शुरू हो गया। उसके अलावा और बहुत से ऐसे मसाइल थे जिन्होंने ये खातून डायरेक्टर जनरल ने वो हल किए हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि चौधरी अबू रहरा ने अपने एसोसिएशन के हवाले से क्या काम और सर अंजाम दिए हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।